इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी इंडिविजुअल वर्कर को अपना टैलेंट और क्रिएटिविटी दिखाने का स्कोप नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पे पहले से ही रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स फिक्स होते हैं जो हर इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इज डेलिबरेटली डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। ये एक वो स्ट्रक्चर होता है बेटा कंपनी का। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बेटा? ये एक वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये एक वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जो मैनेजमेंट के जरिए डिजाइन किया जाता है ताकि एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट किया जा सके। पहला, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टॉप मैनेजमेंट के जरिए बनाया जाता है ताकि फंक्शन जो है स्मूथली रन हो पाए। दूसरा, यहाँ पे वर्क को परफॉर्म करने पे ज्यादा फोकस किया जाता है रादर देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और तीसरा क्या होता है, यहाँ पे एफर्ट लगाए जाते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान, स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अभी तक अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहां पे ऑर्गेनाइजिंग नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप प्रीवियस 2 लेक्चर्स को भी क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और मेरी एडवाइस आपके लिए यही है बेटा कि सबसे पहले आप उन 2 लेक्चर्स को देखें, उसके बाद आप इस तीसरे लेक्चर के ऊपर क्या करें बेटा, स्विच करें। और अगर अभी तक आपने बाकी के 4 चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं बेटा तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको जो है बेटा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। वहां पे भी जाके आप क्या कर सकते हैं, सभी लेक्चर्स को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और इसी तरीके से अकाउंट्स के भी वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा, और इको के चैप्टर्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर आप चाहें तो वहां से जाके सारी के सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर उन वीडियोस को देखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट निकल के आता है तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन पे जाके आप व्हाट्सएप चैनल से भी हमसे जुड़ सकते हैं और मेल के जरिए भी आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, आज हम अपने कारवां को आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है बेटा कि हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हमें पढ़ना है ऑर्गेनाइजिंग का लेक्चर नंबर 3। तो अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? देखिए बेटा, फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन की, कि आखिर ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, वो हमने समझने की कोशिश करी थी। उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा था फर्स्ट ही लेक्चर का, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है। जिस तरीके से हमने प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ा था वैसे ही हमने ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस भी पढ़ा। और तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 का, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि ऑर्गेनाइजिंग की एक सिग्निफिकेंस क्या होती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से समझा था, जिसमें हमने 2 स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करी थी। एक हमने पढ़ा था बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक हमने पढ़ा था बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने कंपनी को फंक्शनल स्ट्रक्चर के आधार पर भी समझा था और डिविजनल स्ट्रक्चर के आधार पर भी हमने ऑर्गेनाइजिंग को समझने की कोशिश करी थी। आज जो है हम अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा टॉपिक नंबर E, या हम कह सकते हैं टॉपिक नंबर 5, जिसका नाम है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को आज हम अच्छी तरीके से समझेंगे, इनके फीचर्स के बारे में बात करेंगे और साथ के साथ हम इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक बचेगा वो रहेगा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, जिसे हम आगे के लेक्चर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा कौन सा टॉपिक, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? तो बेसिकली आपने सुना होगा बेटा, हम बात करते हैं ना जैसे दोस्तों वालों के बीच में भी कि ज्यादा फॉर्मल नहीं होना चाहिए, तो वैसा ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है बेटा, फॉर्मल भी होती है। तो ये फॉर्मल क्या होती है इसको हम देखते हैं बेटा, समझते हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे बेटा, उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इज डेलिबरेटली डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। ये एक वो स्ट्रक्चर होता है बेटा कंपनी का। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बेटा, ये एक वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये एक वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जो मैनेजमेंट के जरिए डिजाइन किया जाता है ताकि एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट किया जा सके। इसमें हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की बाउंड्रीज क्लियर होती है, उसकी क्या अथॉरिटी है उसे वो क्लियर होता है, उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लियर होता है, जिससे सभी एक्टिविटीज के बीच में क्या बना रहता है बेटा, कोऑर्डिनेशन बना रहता है। वापिस समझिए बेटा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये एक वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जो डिजाइन किया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के जरिए ताकि किसी पर्टिकुलर टास्क को टाइम पे कंप्लीट किया जा सके। इसमें हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय, मैनेजर, सबऑर्डिनेट की बाउंड्रीज क्लियर होती है, उनकी क्या अथॉरिटी है, उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें क्लियर होती है ताकि एक सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन बना रहे सभी एक्टिविटीज। बात समझ में आई या नहीं आई? अब एक डेफिनेशन को हम समझते हैं दूसरी। अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नेट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब। सबको अपनी जॉब को डिफाइंड होती है पूरी तरीके से कि किसको क्या करना है, किसके पास क्या अथॉरिटी है, किसके पास क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और किसके पास क्या अकाउंटेबिलिटी है। सर इन तीनों शब्द का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? ये हम डेलीगेशन वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे ना बेटा तो इन तीनों को बहुत अच्छी तरीके से हम समझेंगे कि अथॉरिटी क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और अकाउंटेबिलिटी भी क्या होती है।
तो आपको अभी इतना ध्यान रखना है बेटा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है बेटा जिसमें मैनेजमेंट इसको डिजाइन करता है एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इसमें हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की अथॉरिटी जस्टिफाई होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है बेटा, और इस चीजों को क्या होता है बेटा, इससे कोऑर्डिनेशन क्या होता है सभी एक्टिविटीज के दौरान बना रहता है। क्लियर है बच्चों? तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या होते हैं। तो पहला फीचर हम समझते हैं बच्चों, इट इज डेलिबरेटली डिजाइंड बाय द टॉप मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये डिजाइन किया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के जरिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी फंक्शन है वो स्मूथली रन कर पाए। पहला फीचर याद रखना बेटा, मैं क्या बता रहा हूं, ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के जरिए डिजाइन किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी फंक्शन है बेटा वो क्या हो सके, स्मूथली रन कर सके। क्लियर है बेटा? दूसरा देखिए, दूसरा फीचर क्या है, इट गिव मोर इंपॉर्टेंस टू वर्क टू बी परफॉर्म्ड रादर देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉइज। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बेटा, वर्क को परफॉर्म करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसमें एम्प्लॉइज के बीच का जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है उसको थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है। इसमें मेन फोकस ये रहता है कि काम को कैसे कंप्लीट किया जाए ज्यादा इफेक्टिवनेस के साथ और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ। इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप होते हैं एम्प्लॉइज के, उसको यहां पे इग्नोर किया जाता है। किसमें बेटा? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। तीसरा फीचर देखिए बेटा, द एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड। अब मैंने क्या बात करी थी बेटा, सबको सबके काम पता रहते हैं, सबकी अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, तो एक कोऑर्डिनेशन बढ़िया बना रहता है सभी ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट्स के बीच में, एक इंटरलिंक्ड यानी कि कनेक्शन बना रहता है, इंटीग्रेट रहते हैं बेटा यानी कि एक रहते हैं और मिलकर एक काम करते हैं। तो इन तीनों फीचर्स को आपको समझना है बेटा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या फीचर्स होते हैं, पहला, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टॉप मैनेजमेंट के जरिए बनाया जाता है ताकि फंक्शन जो है स्मूथली रन हो पाए। दूसरा, यहाँ पे वर्क को परफॉर्म करने पे ज्यादा फोकस किया जाता है रादर देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और तीसरा क्या होता है, यहाँ पे एफर्ट लगाए जाते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, वो इंटरलिंक्ड रहे और इंटीग्रेट रहे यानी कि एक रहे ताकि बढ़िया तरीके से काम हो पाए। इंटीग्रेट का मतलब होता है बेटा एक होना, है ना, यूनिटी होना। ये फीचर होते हैं बेटा। और फोर्थ फीचर क्या है बेटा आपका, इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस जॉब पोजीशन एंड द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, हर एक इंडिविजुअल को क्या काम करना है वो उसको पता होता है, वो किसको रिपोर्ट करेगा वो उसे पता होता है। तो हर एक इंडिविजुअल को अपनी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्लियर होती है बेटा। उसे पता है मुझे किसको रिपोर्ट करना है, उसे पता है मुझे क्या काम करना है। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थोड़ा सा क्या होता है, फंक्शन जो होते हैं वो स्मूथली रन हो पाते हैं। और फिफ्थ फीचर क्या है बेटा, इट लेज डाउन द वेरियस रूल्स एंड प्रोसीजर्स एसेंशियल फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स भी होते हैं जो गोल को अचीव करने के लिए बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। याद रखना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर होते हैं, कुछ नियम होते हैं और कुछ प्रोसीजर होते हैं जिससे गोल को अचीव करना क्या हो जाता है बेटा, एक एसेंशियल टास्क हो जाता है। या ये जो रूल्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, गोल को अचीव करने के लिए बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ये रूल्स और प्रोसीजर्स भी क्या करेंगे बेटा, देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो अभी हमने क्या समझा बेटा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और इसके फीचर्स के बारे में हमने बात करी, पांचों फीचर्स के बारे में हमने बात करी और आई होप आपको पांचों के पांचों फीचर्स समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं या स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बेटा अब आगे पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस के, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के आखिर एडवांटेजेस यानी इसके फायदे क्या होते हैं। अब एडवांटेजेस होंगे तो जाहिर सी बात है डिसएडवांटेज भी होंगे ही होंगे। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं देखते हैं बेटा। क्या है बेटा, समझिए। इजी टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या मतलब है इसका, देखिए, इट इज इजी टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी सिंस म्यूचुअल रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइंड। जब हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को पता रहता है कि उसकी अथॉरिटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होती है बेटा, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप जो होती है यानी कि जो कोऑर्डिनेशन होता है काइंड ऑफ, वो क्या होता है बेटा, क्लियरली डिफाइंड होता है। तो इससे क्या होता है, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो स्मूथली रन कर पाते हैं। पहला एडवांटेज याद आ जाएगा बेटा कि जब हर एक इंडिविजुअल को सारी चीजें क्लियर होगी तो वो फंक्शंस को स्मूथली रन कर पाएगा। दूसरा क्या है बेटा, यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल। हम इसमें क्या बात कर रहे हैं बेटा, यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि कमांड देने की जो यूनिटी होती है वो क्या होती है। तो देखिए बेटा इसमें क्या है, सेकंड एडवांटेज, यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड थ्रू एस्टैब्लिश चेन ऑफ कमांड। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ऐसा नहीं है कि बेटा एक लोअर लेवल मैनेजमेंट का आदमी सीधा टॉप लेवल से बात कर लेगा, नहीं। इसमें क्या होता है बेटा, जो कमांड देने का जो ऑर्डर होता है वो एक चेन से चलता है, यानी कि टॉप लेवल देगा मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल देगा लोअर लेवल को। तो इसमें जो कमांड होता है ना बेटा वो एक चेन के थ्रू चलता है बेटा, एक प्रोसीजर के थ्रू चलता है। ऐसा नहीं कि लोअर लेवल वाला डायरेक्ट टॉप लेवल से मिलेगा, टॉप लेवल वाला डायरेक्ट लोअर लेवल से मिलेगा, ऐसे नहीं चलता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बेटा, जो यूनिटी ऑफ कमांड होती है बेटा वो क्या होती है, एक स्टेब्लिश चेन के जरिए आगे बढ़ती है। क्लियर बेटा? तीसरा एडवांटेज क्या है बेटा इसका, इजी टू गेट गोल्स। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए बेटा, अंडर द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इट इज इजी टू अचीव गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज देयर आर ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑल ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज।
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गोल्स को अचीव करना इजी होता है बेटा, क्योंकि इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक ह्यूमन और मेटेरियल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को क्लियर होता है कि उसकी अथॉरिटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। क्लियर बेटा। और फोर्थ क्या है बेटा एडवांटेजेस, स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बेटा क्या हो रहा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है बेटा, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉइज कैन बी फेयरली प्रेडिक्टेड सिंस देयर स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड देम। अभी हमने क्या पढ़ा था बेटा फीचर्स, कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं जो बहुत ही एसेंशियल होते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। तो इन्हीं रूल्स और प्रोसीजर्स के जरिए क्या होता है, एम्प्लॉय क्या होता है बेटा, गाइड करता है अपने आपको या उसको दिशा मिलती है काम करने की। तो इससे क्या होता है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहती है, यानी कि स्थिरता बनी रहती है, अस्थिरता वहां पे क्रिएट नहीं होती है, इनस्टेबिलिटी नहीं बनती है। तो ये 4 एडवांटेजेस आपको याद रखने बेटा। पहला क्या, फिक्स करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी को। दूसरा, यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल, एक चेन ऑफ कमांड से क्या होते हैं बेटा आगे जाता है। तीसरा, इसमें गोल्स को अचीव करना सिंपल होता है क्योंकि यहाँ पे सबको अपने काम पता होते हैं। और चौथा बेटा क्या होता है, कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं बेटा जो हर एक एम्प्लॉय को फॉलो करने रहते हैं, और ये उनको गाइडेंस भी देते हैं, दिशा भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कंपनी के अंदर क्या बनी रहती है, स्टेबिलिटी बनी रहती है। क्लियर है बच्चों, आगे चलिए। अब देखिए हमने क्या बात करी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस है, तो जाहिर सी बात है डिसएडवांटेज भी होंगे। तो डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहला डिले इन वर्क। क्या बात हो रही है बेटा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है बेटा वो चेन में चलता है, ये इसको बोलेगा, ये उसको बोलेगा, वो उसको बोलेगा, वो उसको बोलेगा। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो डिसीजन होते हैं वो लेने में टाइम लग जाता है। जैसा मैंने आपको बताया ना बेटा, एक टॉप लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है और एक लोअर लेवल होता है। तो इसमें चेन से चलेगा बेटा काम। किससे चलेगा बेटा, चेन से। इसमें चेन ब्रेक नहीं होगी। तो ये इसके पास, फिर ये इसके पास, फिर ये इसके पास, फिर ये इसके पास। तो इससे क्या होता है बेटा, जो डिसीजन है वो लेने में क्या हो जाता है बेटा, टाइम लग जाता है। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है बेटा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, कि इसके अंदर जो है स्टेब्लिश चेन ऑफ कमांड होता है वो फॉलो करना पड़ता है, जिससे कोई भी डिसीजन लेने में समय क्या लग जाता है बेटा, ज्यादा लग जाता है। पहला डिसएडवांटेज समझ में आ गया। दूसरा देखिए, लैक ऑफ इनिशिएटिव। अब इसमें इनिशिएटिव का अभाव देखने को मिलता है। कैसे, देयर इज नो स्कोप फॉर द वर्कर्स टू शो देयर टैलेंट एंड क्रिएटिविटी। इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी इंडिविजुअल वर्कर को अपना टैलेंट और क्रिएटिविटी दिखाने का स्कोप नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि यहां पे पहले से ही रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स फिक्स होते हैं जो हर एक एम्प्लॉय को फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसीलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है बेटा, कि इसके इनिशिएटिव का कमी देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पे पहले से ही रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोसीजर बने हुए जो हर एक एम्प्लॉय को फॉलो करने पड़ते हैं। इसलिए हर एक एम्प्लॉय अपना टैलेंट और क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं बेटा, यहाँ के इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको इनिशिएटिव की कमी देखने को मिलेगी, इनिशिएटिव का अभाव देखने को मिलेगा। क्लियर है बेटा, दूसरा डिसएडवांटेज। और तीसरा क्या है, मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशंस। इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप इन एंटरप्राइज। देखिए बेटा, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो ये डिफिकल्ट होता है कि हर एक इंडिविजुअल का हम क्या कर पाए बेटा, ह्यूमन रिलेशनशिप को हम देख पाए कि वो आके उसके दिमाग में चल क्या रहा है। मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर इन इट्स वर्क, क्योंकि इसमें ज्यादा फोकस किस पे किया जाता है। हमने फ्यूचर के अंदर क्या पढ़ा था बेटा, कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दिया जाता, ज्यादा फोकस किस पे दिया जाता है बेटा, ज्यादा फोकस दिया जाता है वर्क को परफॉर्म करने के ऊपर। तो कभी कभार ये भी क्या होता है बेटा, एक तरीके से ह्यूमन रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलता है, कंपनी को सेटबैक लगता है, कंपनी डाउनफॉल पे आ सकती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। तो तीनों डिसएडवांटेज आपको याद रखने हैं बेटा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। क्या क्या है बेटा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेज आपको याद रखने हैं। क्या है, पहला डिले इन वर्क। इसमें चेन ऑफ कमांड स्टैब्लिश हो रखा होता है, तो प्रोसीजर से चीजें चलती हैं, इसलिए यहाँ पे डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर पहले से फिक्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे इनिशिएटिव नहीं लेके आ पाते हैं। और तीसरा क्या है बेटा, यहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप के अलावा ज्यादा फोकस किया जाता है काम को परफॉर्म करने में, जो भी एक डिसएडवांटेज निकल के आता है किसका बेटा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहां हमने समझा बेटा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसके फीचर्स क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। कोई भी डाउट हो बेटा आप बिंदास आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, वहां पे आपको जवाब दे देंगे, या फिर आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर लेना। और अभी तक अगर आपने चारों चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देख लेना सबसे पहले, उनको पढ़ना बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीजें आगे बढ़ रही है। चाहे अकाउंट्स हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका बिजनेस स्टडीज हो, सभी के लेक्चर्स आपके लिए क्लास 12th बोर्ड ओरिएंटेड आते जा रहे हैं। तो आपको बस क्या करना है बेटा, शांति से आराम से बैठ के पढ़ते हुए चलना। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था बेटा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम क्या बात करेंगे बेटा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जाहिर सी बात है ये इनफॉर्मल रहेगी। जैसे दोस्त लोग होते हैं ना बेटा, दोस्त लोगों के बीच में फॉर्मेलिटी नहीं होती है, वो सारे के सारे क्या रहते हैं, इनफॉर्मल रहते हैं। तो ये क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं इसको बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में हम समझते हैं। इंटरेक्शन अमंग द पीपल एट वर्क गिव्स राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉइज इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बेटा, जब एक ऑफिस के अंदर काफी सारे एम्प्लॉइज का इंटरेक्शन होता है,
और वो अपना ही एक सामाजिक नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं एम्प्लॉइज मिलकर। जैसे एक एग्जांपल देता हूं बेटा आपका, व्हाट्सएप ग्रुप का, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया सभी एम्प्लॉइज ने मिलकर, अलग से ऑफिशियल नहीं है, सभी दोस्तों लोगों ने मिलकर, यानी कि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले कुछ लोगों ने क्या कर लिया, एक अपना अलग से एक नेटवर्क बना लिया, एक सोशल रिलेशनशिप नेटवर्क बना लिया, या तो इंस्टाग्राम ग्रुप बना लिया, बनता है तो शायद मुझे ध्यान नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। बात समझ में आई है नहीं आई बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज अपना ही एक सोशल नेटवर्क बना लेते हैं अदर देन ऑफिशियल पर्पस, उसे हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं इससे बाहर होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही देखने को मिलेगी बेटा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पीपल इंटरेक्ट बियॉन्ड देयर ऑफिशियली डिफाइंड रोल। देखो समझ रहे हो, एक तो कंपनी ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें कंपनी के सीईओ, एमडी, एचआर वगैरह सबको ज्वाइन कर रखा है, तो वो तो एक तरीके से फॉर्मल चीज हो गई। लेकिन कुछ एम्प्लॉय से मिलकर अपना एक सोशल नेटवर्क बना के अपना अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा बेटा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है नहीं आई? अब इसके क्या फीचर्स होते हैं, तो ये देखिए बेटा, इसके क्या फीचर्स होते हैं, देखिए, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है बेटा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका ओरिजिन ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से होता है, क्योंकि यहां पे एम्प्लॉयज के बीच में क्या होता है, पर्सनल इंटरेक्शन होता है, पर्सनल इंटरेक्शन होता है, अपना एक सोशल नेटवर्क बना लेते हैं। तो याद रखना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहीं बाहर से नहीं आया है, इसका जो ओरिजिन है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही आया है। दूसरा क्या फीचर है बेटा, इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आर डेवलप्ड बाय ग्रुप मेंबर्स। देखिए बेटा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या था बेटा, टॉप लेवल मिडिल लेवल को देगा और मिडिल लेवल लोअर लेवल को देगा, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में था। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट चैनल होता है कम्युनिकेशन का, कोई भी किसी से भी डायरेक्टली क्या कर सकता है बेटा, ग्रुप के जरिए, सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए क्या कर सकता है, बात कर सकता है। क्लियर है बेटा? इट एमर्जेस स्पॉन्टेनियसली, इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। वही मैंने आपको बताया बेटा, ये एम्प्लॉइज आपस में मिलकर से क्रिएट करते हैं, ये मैनेजमेंट के जरिए क्रिएट नहीं किया जाता है। और लास्ट फीचर क्या है बेटा इसका, इट हैज नो डेफिनेट स्ट्रक्चर और फॉर्म बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स। इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई इसका फॉर्म नहीं होता है बेटा, क्योंकि ये एक वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो एम्प्लॉइज ने मिलकर अपने आप में एक नेटवर्क बनाया सोशल रिलेशनशिप का। तो ये क्या होता है बेटा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स होते हैं। चारों को फटाफट मेरे से रिकॉल करो बेटा, क्या क्या है। पहली बात, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही निकल के आया है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉइज आपस में पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं। दूसरा, इसमें कम्युनिकेशन का कोई फिक्स्ड चैनल नहीं होता है, इंडिपेंडेंट चैनल होता है, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, कोई भी कैसे भी किससे बातचीत कर सकता है। तीसरा, ये मैनेजमेंट के जरिए क्रिएट नहीं किया जाता है। और चौथा, इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है, ना ही कोई फॉर्म होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है बेटा सोशल रिलेशनशिप का अमंग मेंबर्स। क्लियर है बेटा? तो ये क्या थे बेटा इसके फीचर्स। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हम पढ़ेंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हम पढ़ेंगे। तो अब इसके कुछ एडवांटेजेस क्या होते हैं, देखिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो कम्युनिकेशन करने के लिए आपको एक लंबा चेन लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग लगेगा। लेकिन इसका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है बेटा, जो इंडिपेंडेंट चैनल होते हैं कम्युनिकेशन के, तो उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो तेज स्पीड से क्या होती है बेटा, ट्रांसफर होती है एज कंपेयर टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या बताया है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है बेटा वो बहुत तेजी से ट्रांसफर होती है और उसमें बहुत ही क्विक वे में फीडबैक आता है बेटा, क्योंकि यहां पे कोई भी एक स्टैब्लिश चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो नहीं किया जाता है। ये बात आपको समझने की, कम्युनिकेशन की स्पीड यानी कि इंफॉर्मेशन की स्पीड जो है बहुत तेज होगी बेटा, और फीडबैक बहुत तेजी से आएगा बेटा, क्योंकि यहां पे कोई एक फिक्स चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो नहीं किया जाता है। दूसरा, फुलफिल सोशल नीड। अच्छा, ये फुलफिल की स्पेलिंग गलत होगी, डबल एल आएगा इसमें, ठीक है। फुलफिल सोशल नीड, अब देखिए क्या लिखा हुआ इसमें, इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग द सोशल नीड ऑफ द मेंबर्स एज इट अलाउज देम टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल। अब इसमें क्या होता है बेटा, देखो आपने एक अलग से कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाया सोशल रिलेशनशिप का, तो आप अपने दिमाग वाले आदमी क्या करते हो, सर्च करते हो, तो उससे आपकी क्या होती है, सोशल नीड भी पूरी हो जाती है। भाई मैं अगर एक कंपनी के अंदर दोस्त बनाऊंगा तो मेरे विचार वाले दोस्त बनाऊंगा, तो उससे क्या होगा, हमारी सामाजिक जो आवश्यकता है, जो हमारी सोशल नीड है, वो भी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो ये दूसरा एडवांटेज हो गया, एडवांटेज हो गया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। तीसरा क्या है बेटा, फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय कंपनसेटिंग फॉर इनएडिक्वेंसीज इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी कमियां फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह जाती है उसको पूरा कौन कर देता है बेटा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कर देता है। इसी वजह से क्या होता है, ये तीसरा डिसएडवांटेज बन जाता है और इससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी जल्दी अचीव होते हैं। तो ये तीन एडवांटेजेस आपको याद रखने हैं। कम्युनिकेशन को एक फिक्स चैनल नहीं होता है, इसलिए इन्फॉर्मेशन को जल्दी ट्रांसफर होती है। दूसरा, हर एक इंसान अपने हिसाब से अपने दिमाग वाला आदमी चूज करता है, सोशल नीड पूरी हो जाती है। और तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं बेटा, फटाफट से कवर हो जाते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज भी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो अधिकतर सोशल मीडिया के जरिए होता है वो क्या है बेटा, इट क्रिएट रूमर्स। अफवाहें क्रिएट हो जाती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कैसे, देखिए
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बिकम डिस्ट्रक्टिव फॉर व्हेन इट स्प्रेड्स रूमर्स, क्योंकि देखिए बेटा क्या हुआ, फिक्स चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है तो कोई कुछ भी खबर डाल देगा। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा, कि इसमें रूमर्स फैलने की संभावना क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। दूसरा, इट रेजिस्टेंस टू चेंज, द मैनेजमेंट मे नॉट बी सक्सेसफुल इंप्लीमेंटिंग चेंजेस इफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोजेस देम। देखिए अगर कोई भी बदलाव आता है कंपनी के अंदर और अगर ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोज कर लेता है तो मैनेजमेंट उस बदलाव को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है सोशल रिलेशनशिप का, सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं बेटा ग्रुप के मेंबर से, तो कोई एक विरोध करेगा इसके अंदर सारे का सारा ग्रुप ही विरोध करेगा। तो अगर कोई भी चेंजेस आता है और उसे मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करना चाहता है और अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसके अपोज चला गया तो वो बदलाव नहीं आ पाएगा, इनके बदलाव लाने में दिक्कत आती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तीसरा, प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स, it pressurize the members to conform to group expectation. These can be harmful to the organization if the norms set by the group are against the organizing interest. इसमें क्या होता है, देखिए बेटा एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना रहता है तो ग्रुप के जो लीडर्स होते हैं उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं वो मेंबर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। अब अगर वो रूल्स कंपनी के बनाए गए रूल्स के सेम नहीं है, उसके अलग है, तो इससे क्या होगा बेटा, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो सफर करेगा। बात समझ में आई है नहीं आई? वापस समझो, प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, अगर एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ग्रुप बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना हुआ है बेटा, और उससे कुछ अलग रूल्स हैं और वो कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स से अलग है, उसके खिलाफ है, उससे अलग है, तो इससे क्या होगा बेटा, जो कंपनी जो है, एंटरप्राइज जो है, उसका जो इंटरेस्ट है वो सफर करेगा। बात समझ में आई है नहीं आई आपको बेटा? बात तीनों डिसएडवांटेज आपको ध्यान रखने। पहला क्या है बेटा, इट क्रिएट र्यूमर्स, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अफवाहें फैल जाती है क्योंकि एक डेफिनेट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता है। दूसरा, बदलाव लाना मुश्किल होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तीसरा, अगर इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ने अपने कुछ नियम बना रखे हैं जो कंपनी के नियमों के खराब है या उनसे उनके खिलाफ जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा बेटा, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो सफर करेगा। तो ये तीन डिसएडवांटेजेस आपको ध्यान रख रहे हैं बेटा, किसके, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। तो हमने आज क्या बात करी बच्चों, आज हमने बात करी, छोटा सा लेक्चर आज का हमारा, कि आज हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी, उससे कुछ फीचर्स पढ़े, उससे कुछ हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे, और हमने क्या बात करी बेटा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी जिसके हमने फीचर्स पढ़े, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हमने पढ़े। और मैं यहाँ पे आपके लिए एक सवाल छोड़ के जाना चाहूंगा कि आपके हिसाब से एक कंपनी के अंदर क्या सुटेबल बैठेगा, फॉर्मल, इनफॉर्मल या दोनों? तो ये चीज का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि कंपनी के अंदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल सिस्टम होना चाहिए, इनफॉर्मल सिस्टम होना चाहिए, दोनों तरीके का सिस्टम थोड़ा थोड़ा क्या कर सकता है, एक एफिशिएंट परफॉर्मेंस निकाल के लेके आ सकता है। तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये सवाल आपको कमेंट सेक्शन में सवाल का जवाब देना है। और आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर नंबर 3 जो आज हमने पढ़ा है ऑर्गेनाइजिंग का, जिसमें हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी है, ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई बच्चों अगर आपको डाउट रह जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड या प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे आप जाके हमसे जुड़ सकते हैं, मेल कर सकते हैं आप अपने सवालों को, और कमेंट सेक्शन में भी अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है बच्चों तो वीडियोस को लाइक करना है, आपको शेयर करो दोस्तों के साथ ताकि सारे दोस्त पढ़ सके, और अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। उससे क्या होगा बेटा, आपको हर वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और आपकी स्टडीज ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड आगे होती रहेगी। और अकाउंट्स बिजनेस इको के लेक्चर जो है बेटा इसी तरीके से आपके लिए आते रहेंगे, बस आपको साथ के साथ पढ़ते हुए चलना है, मस्त रहते हुए चलना है, कोई लोड नहीं लेना है बेटा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, और हाँ अच्छे अच्छे कमेंट करो, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऑर्गेनाइजिंग के लेक्चर नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए आप लोग बेचा पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, बाय बाय।